वार्निंग, इस वीडियो में बताए जाने वाली बातें सब थ्योरीज हैं एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो का पर्पस किसी भी व्यक्ति और उसकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ये वीडियो पॉलिटिकल होने वाली है, जो हो सकता है कि सब व्यूअर्स के लिए सूटेबल ना हो। वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखे तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही क्लेरिफाई कर दूं, मेरी वीडियोस में सारी बातें थ्योरीज हैं, उनमें से कोई भी बात फैक्ट नहीं है। इससे पहले कि तुम कुछ भी कमेंट करो मैं तुम्हें पहले चीज बता दूं, और मेरी ये वीडियो पहले पॉलिटिकल होने वाली है, ये तुम्हें मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 3 इंडियन कॉन्स्पिरेसीज के थ्योरीज के बारे में, जो हो सकता है कि प्रोबेबली तुम्हारा माइंडसेट चेंज कर दे, और ये सारी वीडियो देखने के बाद हो सकता है तुम अपने एजुकेशन सिस्टम और अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर भी सवाल खड़े कर दो। वैसे तो मैंने अपनी इस वीडियो के लिए 4 थ्योरीज इंक्लूड करी थी, लेकिन चलते कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरे को लास्ट वाली थ्योरी हटानी पड़ी। और ईशान, न्यू वीडियो का क्या सीन है? न्यू वीडियो का सीन यार ये है कि अभी प्रोसेसिंग में है, काफ़ी कुछ मैंने सोचा है अपनी न्यू वीडियो के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये मेरी जो वीडियो न्यू आ रही है ये बाकी वीडियो से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। हालांकि मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, अब देखते हैं ऐसा हो पाएगा कि नहीं। क्या वीडियो का टॉपिक क्या है इस वीडियो में जो मैंने इस बार जो चीज़ लेके आ रहा हूँ वो है इंडियन कॉन्स्पिरेसी, और इसके अंदर मैंने करीब 4 थ्योरीज कवर करी है। और जो लास्ट वाली थ्योरी है वो जब मेरे को पता लगी तो मेरी रातों की नींद उड़ गई। ऐसा क्या था उस थ्योरी में? यार वो जो लास्ट थ्योरी थी उसमें ये है कि हमारी गवर्नमेंट हम पे किस लेवल तक कंट्रोल कर रही है कि जो हमारे खुद के न्यूज़ चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया है वो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। और इस चीज़ में अगर जैसा तू बता रहा है कि ये पार्टीज इंक्लूड है इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि तेरे को इस थ्योरी को अपनी वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए। पता है मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था थॉट कि क्या मेरे को ये चीज़ अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहिए, क्या वो एक्सेप्ट करेंगी, या उल्टा मेरी वीडियो यूट्यूब से रिमूव हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था यार एक बार मैं किसी से कंसल्ट करूँगा और पूछूंगा कि लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। देख ईशान, तेरा यूट्यूब चैनल है तो डिसीजन भी तेरा ही होगा, पर मेरी एडवाइस में तुझे ये थ्योरी इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी लोग ऑफेंड हो सकते हैं इससे। चल बाकी तेरा डिसीजन काफ़ी अच्छा है, थैंक यू यश। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो जो हमारे पास सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है वो ये है कि कैसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा प्रमोट हो रहा है बाय द यूज ऑफ यंग जनरेशन। तुम्हें तो पता ही होगा कि छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं और उन्हें बचपन में जो भी चीज़ बता दी जाती है वो उसे सच मान लेते हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा प्रमोट करना काफ़ी ईजी हो जाता है बाय द यूज ऑफ यंग जनरेशन। और मैं तुम्हें बता दूँ ये सच में होता है, गवर्नमेंट यंग जनरेशन के अंदर इन्वेस्ट करती है ताकि वो आगे चलकर इलेक्शंस के अंदर एडवांटेजेस ले सके और वो इलेक्शन जीत सके। इन 1997 राजस्थान के अंदर इलेक्शंस करवाए जाते हैं और उन इलेक्शंस में बीजेपी पार्टी जीत जाती है। पर इसके बाद जो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशन करे गए। Well, in India, take the state of Rajasthan. It's had long politics of reworking its past, but never before has one political party ruled the state with as much of a majority as it does today. The BJP has more than 2/3 majority in the state. And as a new session of School starts in India Matters, we examine the impact of that on school textbooks, on the education curriculum, and on the debates of history and heritage that arise from it. और उन चेंजेस और मॉडिफिकेशन में बीजेपी पार्टी को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया था। In Rajasthan say that the BJP is changing the very face of the curriculum by slipping in their saffron agenda. A story filed by a Rajasthan correspondent in 1997, almost 20 years ago, when the state had got new school textbooks with new content. Its politics encapsulated in just one letter.
The Hindi alphabet K in kindergarten textbooks used to be for kawa or crow. It was changed to K for kamal or lotus. 20 years later, the same politics, another set of new textbooks for Rajasthan. Even the image of lotus is the same, which is the symbol of a particular party. Ditto same, not even the picture of a common lotus. और जब ये एनालिसिस सोशल साइंस और अदर लैंग्वेजेस की टेक्स्ट बुक पर जाता है तो वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो कुछ ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल शब्दों का इस्तेमाल कई बार इन पार्टियों। तो जैसे छठी की कक्षा में चुटकुले हैं, एक चुटकुला सुनाती हूँ। सुरेश साधु से, स्वामी जी मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, कोई उपाय बताइए। साधु कहता है, बेटा उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता। अब ये जो चुटकुले हैं जो स्त्री के प्रति, पति पत्नी के प्रति जिस तरह की मानसिकता से बने गए हैं, जो व्हाट्सएप पे और अदरवाइज कॉमन सर्कल में तो चलते रहते हैं, लेकिन छठी की टेक्स्ट बुक में इस चुटकुले को देख के क्या करना चाहते हैं। वहाँ पर जेंडर और रिलीजन को ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। फ्रॉम क्लास 1 to 12 देयर इज नो मेंशन ऑफ महात्मा गांधी वॉज मर्डर्ड बाय नाथुराम गोडसे। Right from class 1 to class 12th, books which have come up, there is no mentioning of this fact that Gandhi was murdered by Nathuram Godse, and Nathuram Godse was one of the part of extreme rightist Hindu forces. It has not been mentioned. Community development program at Nagaur, it was inaugurated by Pandit Jawaharlal Nehru, but the name of Nehru is not mentioned with that community development program. You are selecting something which finally go in your interest. Nehru is out, Gandhi is not murdered. My direct question to this government is, what kind of history you want to propagate amongst these students? डीमोनेटाइजेशन के बारे में हम सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। हम जानते हैं कि इससे कोई ब्लैक मनी वाइट में वापस नहीं आया और इससे हमारी जीडीपी कितनी गिर गई थी। पर लेकिन टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को कुछ और ही बताया जा रहा है डीमोनेटाइजेशन के बारे में। मोदी गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई कर रखा है और डीमोनेटाइजेशन को काले धन की सफाई बता रखा है। ये कोई ओपिनियन पीस नहीं है, ये स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में 8th 9th 10th के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन कैसे करप्शन के अगेंस्ट फाइट थी, काले धन की सफाई थी। इट वॉज अ हिस्टोरिकल डिसीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक ब्लैक मनी, fight corruption and stop the financing of terrorist organizations and curb the usage of black money. सारा ही सारा झूठ है। जैसे कि हमने सारे इकोनॉमिस्ट ने बता रखा है, इंडिया का जीडीपी गिर गया। डीमोनेटाइजेशन के बारे में झूठ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स में। मतलब कितना झूठ सिखाया जा रहा है बच्चों को कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर दिया वेरी इजीली, और ये डिसीजन आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले पाई। और बच्चों से इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक लगाया था और ऐसी क्या स्कीम्स लगाई थी ताकि इस सिचुएशन से ओवरकम कर सके। जो 10th की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर एक पोयम थी। उस पोयम में लिखा हुआ था, विक्ट्री ऑफ लोटस इज विक्ट्री ऑफ नेशन। उसके बाद क्लास 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में लिखा है, लोटस के बारे में एक पोयम दी गई है। लोटस को बोला गया है, विक्ट्री ऑफ लोटस इज विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। उस पोयम में लिखा गया है। ये क्या चांस की बात है कि लोटस ही बीजेपी का सिंबल भी है। अब तुम देख सकते हो कि कैसे बच्चों की ओपिनियन फॉर्मिंग को ख़त्म करा जा रहा है और उन्हें ब्रेन वॉश करा जा रहा है एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में। अब ये इसलिए करा जा रहा है कि जब बच्चे बड़े होंगे तो फ्यूचर में आके उनकी ये मेंटालिटी बनी रहे और उन्हें इलेक्शंस में फ़ायदा हो। म्यूज़िक इंडस्ट्री की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। लाइक म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, बहुत बड़े म्यूज़िक आर्टिस्ट लाइक अरिजीत सिंह, AR रहमान, सोनू निगम और ऐसे बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक आर्टिस्ट जिनके गाने हमें बहुत पसंद आते हैं। अब हो सकता है कि तुम में से वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हो या आगे जाके तुम प्लान कर रहे हो म्यूज़िक इंडस्ट्री ज्वाइन करने की। अब ये हो सकता है कि तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना है, तुम्हें सिंगिंग करना, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर तुम देख रहे हो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में मनी और फेम दोनों हैं,
तो तुम उसके पीछे भाग रहे हो। हर कोई चाहता है कि वो आगे चलकर सक्सेसफुल हो सके और उसे मनी और फेम दोनों मिल सके, और ये दोनों चीज़ें म्यूज़िक इंडस्ट्री में अवेलेबल है। हो सकता है कि मेरी वीडियो का जो आगे आने वाला पार्ट है वो देखने के बाद तुम फिर एक बार सोचो कि क्या तुम्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री सच में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर मनी और फेम दोनों हैं, और मैं अगर तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि जो म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं। आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोग मेरे से यही बोलेंगे क्या स्टूपिड क्वेश्चन है, उन्हें गाना गाने के पैसे मिलते हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं तुम यहाँ गलत हो। So the popular belief is that as singers we get paid to sing a song, and that's not true. Did you know that, or No, were you I'm aware of assuming that? it's like, so you sign a song, you get like money, and then We that's don't get in Bollywood. I mean, I've sung songs in the South Indian industries and in other industries outside of Bollywood, but I don't think any singer has gotten paid to sing a song. Be it Arijit Singh, be it me, be it whoever. As far as I'm aware, I don't think we get paid to sing a song. जो म्यूज़िक आर्टिस्ट का रियल सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उन्हें लाइव कॉन्सर्ट से मिलता है। Singers in India earn money through live shows, live concerts. their main money comes from there. Their main money. My main income comes from live shows. We would love if we would earn money from the sales of songs, but we don't. और मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे बड़े बड़े जो म्यूज़िक लेबल्स है लाइक टी सीरीज़ और सोनी म्यूज़िक्स, अगर कोई आर्टिस्ट इन म्यूज़िक लेबल से साइन हो जाता है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो मैं बता दूं वो म्यूज़िक आर्टिस्ट किसी और के लिए सॉन्ग नहीं गा सकता, चाहे वो सॉन्ग कितना भी अच्छा हो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तुमने देखा होगा कुछ म्यूज़िक आर्टिस्ट को इतने घटिया गाने गाते हुए, कुछ ऐसे घटिया रीमिक्स गाते हुए जो तुम बोलते हो कि ये ऐसे गाने क्यों गा रहा है, ये गाने तो इसके लिए बने नहीं हैं। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है। अब वो जो अपने म्यूज़िक लेबल्स हैं उन्हें मना नहीं कर सकता ये गाने गाने से। जो म्यूज़िक लेबल बोलेंगे उन्हें गाना गाने के लिए वो वही गाएंगे। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है जब किसी बॉलीवुड मूवी में किसी सिंगर की ज़रूरत पड़ती है किसी सॉन्ग के लिए, तो उस एक सिंगल सॉन्ग के लिए करीब 10-15 म्यूज़िक आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और उन सब से वो सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया जाता है और सुना जाता है, और जिसकी आवाज़ में वो सूटेबल लगता है उसे ये सॉन्ग ऑफ़र कर दिया जाता है। जितने भी आर्टिस्ट अपना टाइम निकाल कर आते हैं उन्हें एक पैसे भी ऑफ़र नहीं करे जाते हैं। So they test different singers. So they test different singers, obviously, which is okay. Obviously, you want to know who would fit the song best. But I have come there. 2 hours of my time have gone there. So that is my time gone, my effort gone. So I think I should be compensated for that. Which any singer wants to be compensated, but obviously that's not the norm in the industry. Who decides these rules? You won't even, like, if you ask, it came to a point where sometimes if you ask for money, it becomes like, dude, बहुत attitude आ गया singer में. Wow. It's like, अरे वो गाने से पहले ही पैसे के बारे में बात कर रहा है. He's talking about money just before even like singing the song. He's not even thankful that we have called him to sing the song. बट ऐसा तो बहुत है म्यूज़िक लेबल्स में, पर म्यूज़िक लेबल्स एक आर्टिस्ट को बांध कर रख देते हैं, वो उसको पूरा निचोड़ देते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो उन्हें बोल सकते हैं कि वो एक ही दिन के अंदर या 2 या 3 सॉन्ग्स भी हमें लिख कर दे, और यही हमें इफ़ेक्ट करता है जब उसका गाना रिलीज़ होता है। हम तो सिंपल एक कमेंट कर देते हैं कि हमें तेरा गाना पसंद नहीं आया, कैसे बनाया है, क्या लिरिक्स हैं, पर तुम्हें नहीं पता कि उसके पीछे म्यूज़िक लेबल ने उसे कितना परेशान कर रखा है। म्यूज़िक लेबल्स को बस सॉन्ग चाहिए जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता कि आर्टिस्ट किस दौर से गुजर रहा है। माइकल जैक्सन को तो हम सब जानते हैं। एक बार माइकल जैक्सन अपने कॉन्सर्ट पर आते हैं और वो एक बैनर दिखाते हैं, सोनी किल्स म्यूजिक, और जिसमें वो बताते हैं कि सोनी म्यूजिक कैसे आर्टिस्ट को परेशान कर रहा है। The companies take advantage of them. They really do. And Tommy Mottola is a devil. अभी माइकल जैक्सन उस टाइम पर, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट को तो अपने फेस के ऊपर स्लेव्स लिखा हुआ भी देखा गया है। और अभी के टाइम पे जो सबसे फेमस के पॉप बैंड है वो है BTS।
Shining through the city with a little funk inside. Life took my beat. आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोग इसको जानते होंगे और इनके सॉन्ग्स भी सुनते होंगे और तुमने काफ़ी बार देखा होगा कि ये सब स्टेज पर कोलाइड भी कर जाते हैं आपस में। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 15-15, 20-20 घंटे प्रैक्टिस में निकाल देते हैं और ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये जो BTS है ये अंडर कोलंबिया रिकॉर्ड्स के आता है। गैस करो व्हाट? कोलंबिया रिकॉर्ड्स इज ओन्ड बाय सोनी म्यूजिक। म्यूजिक लेबल्स में नेपोटिज्म भी होता है और बूटलेकिंग भी होती है। इस चीज़ को सोनू निगम ने अपने इंटरव्यू में बताया था और उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि वो वक्त भी दूर नहीं जब म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सुशांत सिंह राजपूत के जैसे सुसाइड होंगे। और रफ्तार ने भी अपने सॉन्ग्स में काफ़ी सबलिमिनली बोला है कि मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं, जरा इन्हें खुलने तो दो। इनके हाथ इनके घर वालों ने थोड़ी ना बांधे हैं, अब तुम समझ ही गए होंगे कि किन्होंने बांध रखे हैं। और इन्हीं सब में सोनी म्यूजिक काफ़ी टॉप पर रहा है अपने आर्टिस्ट के साथ ऐसा करने पे। आई नो अब तुम में से काफ़ी सारे लोग म्यूजिक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करना चाहोगे और अब तुम समझ गए होंगे कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। तो पहले तो मैं इस स्टोरी को अपनी वीडियो में इंक्लूड नहीं करने वाला था। जैसे तुमने स्टार्टिंग में देखा कि कैसे यश ने मेरे को कन्विंस करा था कि इस टॉपिक को मैं अपनी वीडियो में मत इंक्लूड करूं, पर मैंने सोचा कि यार तुम्हें भी पता लगना चाहिए कि एक्चुअली में हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारी गवर्नमेंट के पास किस लेवल की पावर है और जिसे हम सब नहीं जानते। तो मैंने इस टॉपिक को अपनी वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। रिस्क तो है पर तुम्हें सच पता भी तो लगना चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो गाइस देखते हैं ये कॉन्स्पिरेसी क्या कहती है। तुम सबको पता ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट हम सबको कंट्रोल करती है और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट हमें किस लेवल तक कंट्रोल करती है। मीन्स कि वो किस लेवल तक गिर सकती है ताकि वो हमारे थॉट्स और हमारे ओपिनियंस को कैसे मॉडिफाई करके अपने फेवर में यूज़ कर सके। फेवर में यूज़ करने से मतलब है इलेक्शंस में यूज़ कर सके। न्यूज़ चैनल वालों को हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह देखते हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो हमें एग्जैक्ट वही दिखाए, सेम विदाउट एनी चेंजेस। और ऑलमोस्ट हमारी कंट्री की काफ़ी पॉपुलेशन न्यूज़ चैनल देख के ही डिसाइड करते हैं कि इलेक्शंस के अंदर किस पार्टी को वोट देनी है और किसको नहीं। तो केजरीवाल को वोट पड़ता है काम पे, मोदी जी को वोट पड़ता है नाम पे। ये क्यों पड़ता है? 24 घंटे मोदी जी की मीडिया आरती उतारता रहता है। अपने फैसलों से सरप्राइज देना नरेंद्र मोदी की फितरत है। वो ऐसे कदम उठाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए कहते हैं रिस्क के आगे मोदी है। आपको दिखाते हैं देश की सियासत में गहरी छाप छोड़ते प्रधानमंत्री मोदी के सेंस ऑफ ह्यूमर पर ये स्पेशल रिपोर्ट। डॉक्टरों की टीम के पास कोई काम ही नहीं था। मोदी का फिटनेस फंडा ऐसा है कि डॉक्टरों का दिमाग भी घूमने लगता है। मोदी के भीतर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आप लोग 24 घंटे मीडिया वाले मोदी जी की आरती उतारते रहते हो बैठ के, तो जब 24 घंटे उनकी आप लोग आरती उतारोगे तो लोगों के मन में आएगा यार आदमी अच्छा ही होगा। वो देश के प्रधानमंत्री। कितने प्रधानमंत्रियों को दिखाया आपने? मनमोहन सिंह को दिखाते थे आप? कितना दिखाते थे उनको? तो हम भारत के लोग शक्ल से बेवकूफ हैं क्या? अभी गंगा आरती चल रही थी वहां पे, वो दिखा रहे थे मोदी जी को गंगा आरती करते हुए। अब मैं भी आरती करता हूँ, मेरे को तो नहीं दिखाते। राहुल गांधी जी करते होंगे, पता नहीं, जब मंदिरों में आजकल काफी घूमते हैं राहुल गांधी जी भी, वो भी करते हैं। उनको आरती करते हुए नहीं दिखाते। आरती तो मोदी जी को आरती करते हुए दिखाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी को। उनका रोड शो 4 घंटे तक लाइव रोड शो चला, और ममता जी का रोड शो नहीं दिखाते। ममता जी कौन सी छोटी लीडर है, बड़ी लीडर है। समाजवादी पार्टी की वो चलती हैं, वो नहीं दिखाते, बाकी किसी का नहीं दिखाते मोदी जी। तो जब वो लोग देखते हैं बैठ के 24 घंटे उन्हीं को देखते हैं बैठ के, तो फिर वो लोगों को उनके साथ थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग जाता है। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन को मॉडिफाई करना न्यूज़ चैनल वालों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो पकड़े भी गए हैं ऐसे फेक प्रोटेस्ट दिखाते हुए और फेक एक्सीडेंट दिखाते हुए। और इंडिया में भी काफ़ी ऐसे चैनल देखे गए हैं जो अपने न्यूज़ चैनल पर एक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। और जो मैं तुम्हें अभी जो एविडेंस दिखाऊंगा, हो सकता है कि उससे जो तुम्हारा शक है वो यकीन में बदल जाए।
इन सारी पिक्स में एक पर्सन कॉमन था जो हर न्यूज़ चैनल की डिबेट में कॉमन होता है। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इस पर्सन को न्यूज़ चैनल की डिबेट में जाना काफ़ी पसंद है और ही इज़ अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी। पर जो शॉकिंग करने वाला पार्ट है वो ये है कि जब भी न्यूज़ एंकर को कोई पब्लिक ओपिनियन लेना होता है वो हमेशा इसी एक्टर से क्यों लिया जाता है, और जो हमेशा क्वेश्चनिंग करी जाती है वो हमेशा इसी एक्टर से क्यों करी जाती है। ये इसलिए करा जाता है जब वो एक्टर कुछ भी पॉजिटिव बोलता है बीजेपी की सपोर्ट में, जो घर पर बैठी पब्लिक है वो उसे एक नॉर्मल पब्लिक ओपिनियन की तरह लेती है, और जो घर पर बैठी पब्लिक है वो ये सोचती है अगर ये लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो एक एक्टर है और उसे पैसे दिए जा रहे हैं बीजेपी की सपोर्ट करने में। वो उसे एक नॉर्मल पर्सन के ओपिनियन की तरह ट्रीट करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट इन्हीं न्यूज़ चैनल की मदद से हमारे खुद के पब्लिक ओपिनियन को मॉडिफाई करने का काम कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि खाली बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, ये सब काम कांग्रेस के टाइम पे भी हो रहा था और ये सब कुछ उससे पहले भी हो रहा था, पर उससे पहले काफ़ी कम होता था, लेकिन अब के जो टाइम है ये काफ़ी वास्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लेवल में हो रहा है। मुकेश अंबानी, जिनके काफ़ी अच्छे रिलेशन रह चुके हैं बीजेपी के साथ, ही वॉज द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी, और तुम्हें बता दूं रिलायंस के ऑलमोस्ट 72 मीडिया चैनल है एट प्रेजेंट, और इन सब चैनल्स की जो ऑडियंस है वो करीब 800 मिलियन यूजर्स की है। अब तुम समझ सकते हो कि पॉपुलेशन कितना बड़ा पार्ट इनके अंडर आता है और ये कैसे इजीली कोई भी पब्लिक ओपिनियन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो मैं तुम्हें जो स्टोरी बताने वाला हूँ, हो सकता है कि उस स्टोरी को सुनने के बाद तुम्हें पता लगे कि हमारी गवर्नमेंट के पास किस लेवल की कंट्रोलिंग पावर है। एबीपी न्यूज़, हो सकता है कि इस चैनल को तुम जानते हो, इट मे बी पॉसिबल तुम इस चैनल को देखते भी हो। इस न्यूज़ चैनल पर एक शो आता था मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, मैं हूँ पुण्य प्रसून वाजपेयी। 20 जून को मोदी जी फार्मर्स के साथ एक वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे थे, और उस बातचीत में पीएम मोदी ने उन फार्मर्स को बोला, और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। तुमने अभी देखा कैसे एक क्लियर आंसर दिया गया कि हमारी जो इनकम है वो डबल हो चुकी है। एकदम क्लियर आंसर था इस क्वेश्चन का। इस वीडियो कॉल से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने फार्मर्स से ये प्रॉमिस करा था कि वो उनकी इनकम को डबल कर देंगे। तो ये वीडियो कॉल एक एविडेंस था कि हमने जो प्रॉमिस करा था हमने अपने प्रॉमिस को पूरा करा। और कुछ टाइम बाद जो एबीपी न्यूज़ के कुछ रिपोर्टर्स थे वो उसी गांव में गए उन्हीं फार्मर्स से पूछने कि क्या सच में तुम्हारी जो इनकम है वो डबल हुई या नहीं, और अब तुम उनका रिप्लाई खुद देख सकते हो। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। और इस बड़े खुलासे को एबीपी न्यूज़ के मास्टर स्ट्रोक में पूरे देश के सामने लाया गया था, पर हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने इसके डिफेंड में बहुत सारे ट्वीट करे और बोला कि ऐसा सब कुछ नहीं हुआ था, और काफ़ी कुछ अपनी राय रखी। तो इस सब बातचीत के बाद एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर्स दोबारा उसी गाँव में गए, और इस बार उन्होंने उस गांव के सरपंच से बात करी, और जो सरपंच ने बताया वो सुनने के बाद मैं खुद शॉक हो गया था। कृषि विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आया था उसको बताया गया था कि इस टाइप को आपको बताना है, उस टाइप की महिला बताई है, लेकिन सच्चाई में जो महिला जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल गुण जो फायदा बताई है वो देखने में नजर नहीं आ रहा है सर। उन्होंने बताया कि पीएम के साथ वीडियो कॉल होने से पहले दिल्ली से पूरी एक टीम आई थी जिन्होंने फार्मर्स को बताया था कि जब तुम्हारी पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉल होएगी तो तुम्हें इन क्वेश्चंस के ये आंसर देना है और तुम्हें क्लियर बताना है कि हमारी इनकम डबल हो चुकी है। उन टीम ने पूरा उन फार्मर्स को गाइड करा था कि उन्हें वीडियो कॉल पर क्या बोलना है और कैसे पॉजिटिव आंसर देने हैं। एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने वहाँ के लोगों से पूछा कि उन्हें इनकम के अंदर कुछ फायदा हुआ, तो उन्होंने बताया कि जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करे थे उन्हें उतने भी रिफंड नहीं हुए, उल्टा वो लॉस में चले गए। ये जो कहा जा रहा है 2 गुना आय हो गया और पैसा मिल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? फिर जो मतलब चंद्रमणि जी जो बताई हैं फिर उसकी सच्चाई क्या है? समूह को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं सर। ऐसे आय नहीं बढ़ी? नो सर, मुनाफा नहीं हुआ है। तो आपको फायदा कितना मिला? जैसे आप 1 साल काम की, 2 साल काम? कुछ नहीं मिला है सर। वो हमारा 100 रुपया खुद भरते हैं वो भी नहीं मिला। समूह की अन्य महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, 6,000 रुपए जमा की हैं, 4,000 रुपए मिला है, उसकी क्या सच्चाई है? 12 लोग की कमाई में फिर क्या सच्चाई है उसमें?
और जब ये न्यूज़ बाहर आए तो इस बार किसी भी मिनिस्टर के पास कोई आंसर नहीं था, सब चुप बैठकर इस चीज़ को देख रहे थे। पर बाद में जो हुआ उससे मेरी रातों की नींद उड़ गई। इस सच के बाहर आने के बाद बीजेपी पार्टी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें शक था कि ऐसी ऐसी बातें और बाहर आ सकती है, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसी ऐसी और बातें बाहर आए इलेक्शंस के टाइम में जो उन्हें लॉस दे सके। और जो इसके बाद जो हुआ वॉज टोटली अनबिलीवेबल। जो लोग एबीपी न्यूज़ चैनल पर मास्टर स्ट्रोक देखते थे, चाहे वो किसी भी ऑपरेटर से देखते हो, डिश टीवी से देखते हो या टाटा स्काई से देखते हो, उन्होंने एक चीज़ को नोटिस करा, जब भी वो मास्टर स्ट्रोक चैनल अपनी टीवी पर लगाते थे तो उन्हें वो चैनल अनअवेलेबल दिखाता था। मीन्स वो चैनल एक तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था। आगे पीछे के चैनल प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, पर जो एबीपी न्यूज़ था वो ब्लैकआउट हो गया था। मास्टर स्ट्रोक टेलीकास्ट करवाया जा रहा था, जो पब्लिक थी वो उस टेलीकास्ट को नहीं देख पा रही थी, और जब इसकी छानबीन करी गई तो उसमें पता लगा ये सब कुछ इंटेंशनली करा जा रहा है, ये सब कुछ जानबूझकर चैनल को दबाया जा रहा है। तुमने कभी किसी टीवी चैनल को इतना दबते हुए नहीं देखा होगा। जो चैनल गवर्नमेंट का सच बाहर लेके आ रहा है, गवर्नमेंट ने उस चैनल को ही चुप करा दिया। तुम अब देख सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट के पास किस लेवल की पावर है। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये सब कुछ टीवी चैनल्स पर ही चलता होगा, सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पर जो भी हम न्यूज़ देखते हैं वो हमेशा सच होती है। तो मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर जितने भी पेजेस हैं और ग्रुप्स हैं आर ओन्ड बाय मैनी बिग पॉलिटिकल पार्टीज। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बात खुद बीजेपी के एक्स IT सेल मेंबर ने बताई है। पर कितने लोग काम करते हैं मतलब इस IT से? कोई कल्पना नहीं है, 20,000 लोग होंगे सारे स्टेट के मिला के, जिलेवार तहसीलवार सब जगह कर रखे हैं ना इन्होंने सेट, बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रखी है। तो आपका काम क्या था वहाँ पे? आप 50 लोगों? मेरा काम फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा मतलब ट्रोलिंग करना होता था। किसी को भी, जैसे किसी भी आज तक ने एबीपी में कोई न्यूज आई है, उस न्यूज को, वो न्यूज भले राहुल गांधी के खिलाफ हो, मायावती के, ओवैसी को, उसको घुमा फिरा के हमें उसका हिंदू मुसलमान जोड़ना रहता था। अच्छा, आपको हर जो भी खबर आती है उसका हिंदू मुसलमान उसमें जोड़ना होता था और फिर शेयर करना। मतलब कोई किसी का झगड़ा भी हो गया, जैसा मेरा आपसे किसी लापापती हो गया कहीं, तो भी उसको मैं जानबूझकर मैं अपने आप को दलित बना लूंगा, या फिर अपने आप को हिंदू बना लूंगा या मुसलमान बना लूंगा, उस टाइप की खबर बनाती थी उसको। और इस इंटरव्यू में इस पर्सन ने ये क्लेम करा कि बीजेपी के पास इतनी पावर है कि वो 1 घंटे के अंदर पूरे देश का माहौल बिगाड़ सकती है। और फेसबुक पे भी पेजेस होते थे? फेसबुक पे पेज, फेसबुक तो पूरी बीजेपी की है ना। आप फेसबुक पे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप बीजेपी के खिलाफ में कैंपेनिंग, आपको 2019 में पता चल जाएगा। क्या मतलब है? बीजेपी का फेसबुक पे इतना कब्जा है कि बीजेपी चाहे तो पूरे देश में 1 घंटे के अंदर पूरा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकती है। और जो इसी टीम्स में जो भी ट्रोल्स वगैरह होते हैं, उन टॉप 150 मेंबर्स की मीटिंग होती है। गैस करो व्हाट? जब इन सब की मीटिंग होती है, जो उनमें चीफ गेस्ट होता है, जो सबसे मेन हेड होता है, वो कौन होता है? खुद PM मोदी। और काफ़ी बार देखा भी गया है सोशल मीडिया पर इन सब ट्रोल्स के साथ मोदी जी की फ़ोटो। और इन्हीं ट्रोल्स में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उन्हें रेप थ्रेट्स देते हैं और डेथ थ्रेट्स देते हैं। पर जो परेशान कर देने वाली बात है वो ये है, PM मोदी इन सब को फॉलो करते हैं। जो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियों को, लोगों को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं, प्रधानमंत्री जी उनको अनफॉलो कर दें, उनको छोड़ दें, ट्विटर के ऊपर फॉलो करना बंद कर दें। तुम सबने इंटरनेट पर देखा होगा अपने फेवरेट यूट्यूबर या अपने फेवरेट आर्टिस्ट को किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ बोलते हुए या उनके बारे में ट्वीट करते हुए। तो मैं बता दूं, इन सब में जो ज़्यादातर होते हैं उन सबको ये सब चीज़ें करने के पैसे दिए जाते हैं। कोबरा पोस्ट, हो सकता है कि तुम इस चैनल को जानते हो, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। ये चैनल स्ट्रिंग ऑपरेशन करता है। तो एक बार खुद इस कोबरा पोस्ट के जो रिपोर्टर्स थे वो सेलिब्रिटीज़ के पास जाते हैं और वहाँ पर वो उन्हें कुछ पैसे ऑफर करते हैं ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में बोल सके। दिमाग में ये जाएगा कि ये महिमा चौधरी बोल रही है। ब्रेन वॉश, इट्स लाइक ब्रेन वॉश। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हम 2019 इलेक्शन को पोलराइज करें, ब्रेन वॉश करें लोगों का, और इसमें आपका
साथ चाहिए। तो मैं बता दूं, ओनली कुछ ही बंदों ने इस ऑफर को डिक्लाइन करा था, बाकी सब ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। वो रेडी हो गए थे कि कुछ पैसों के लिए वो एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में बोल सके और उसके बारे में ट्वीट कर सके। अच्छा काम को तो हर कोई प्रमोट करता है, मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ कि ये काम हम भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए हमारा मोटिव ये है। मोदी सर ने डैनियल को ओवरसीज सिटीजन बनाया, सो सब सपोर्ट करेंगे। अगर आप मेरे अकाउंट में जाओ तो नरेंद्र मोदी जी का फिल्म, हाँ बताया, जहाँ अमित शाह जी थे, मुकेश अंबानी थे, अक्षय कुमार जी थे, सब लोग हम लोग गए थे, तो उसका तो आया ही था, आशीष शेलर का पूरा नहीं वो बताया उन्होंने तो ऑलरेडी मेरे पे है। कहने का मतलब मेरा तो अटल बिहारी वाजपेयी के कर देहांत पे ऑलरेडी मैंने किया था। वैसे मैं एक्टिव हूँ इन सब को। मेरे माइंड मैसेज विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड नाइस। ठीक, मैं उसमें कोशिश करी 5 बोले नहीं, आज 4 ही करे, 4 के बोली एक चुनाव के मैं रिपीट करके उसको जवाब दे दिया फॉर एग्जांपल, तो ये वो सब करेंगे। मैं एक आध का मुंह देखूं, पर आई फील कि जो 1.5 या सोच रहे हैं should be at least 2.5 या। तुम YouTube पर इसकी पूरी फुटेज देख सकते हो, वो अवेलेबल है। अब हो सकता है कि तुम्हारा पहले जैसे अपने फेवरेट यूट्यूबर या फेवरेट आर्टिस्ट के ऊपर विश्वास ना रहे। तुमने अभी देखा कि जो तुम्हारी खुद की ओपिनियन है वो हमेशा तुम्हारी खुद की नहीं होती, और हमारी गवर्नमेंट हमसे कितना कुछ छुपा रही थी आज से पहले। पर यह वीडियो देखने के बाद तुम्हें बहुत कुछ पता लगा होगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है यहाँ पर। अब ये भी पॉसिबल है कि तुम पहले जैसे अपने न्यूज़ चैनल्स को ना देख पाओ। तुम में से काफी सारे लोग बॉलीवुड मूवीज के फैंस तो होंगे ही। जब भी कोई न्यू मूवी रिलीज होती होगी तो उसको देखने से पहले तुम उसके रिव्यूज लेते होंगे, या फिर अपने दोस्तों से या फिर आसपास के लोगों से पूछते होंगे कि ये मूवी कैसी है, क्या इसे थिएटर्स में देखना वर्थ इट है या नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है, क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करा जा रहा है, वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट में। अभी आगे चलकर जब तुम मेरी वीडियो देखोगे तब तुम बोलोगे ओह शिट, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। तुमने देखा होगा जब भी कोई बेकार मूवी भी रिलीज होती होगी, जिसके रेटिंग्स भी अच्छे नहीं, जिसके रिव्यूज भी अच्छे नहीं है, और जब तुम उन मूवीज का बजट सुनते होगे तो उन मूवीज के बजट करीब 200 करोड़ 300 करोड़ के करीब होता है। अब तुम में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में भी आता होगा यार इतनी बेकार मूवी है और इनके बजट्स इतने ज़्यादा है, ये इतना सारा पैसा आया कहाँ से। आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि जो हमसे कमाया वही मूवी पे लगा दिया। वेल, इस कॉन्स्पिरेसी से पहले मैं भी यही सोचता था। इन मूवीज़ में जो पैसा लगाया होता है उसमें से 80 to 70% बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, उनका पैसा लगा होता है इस मूवीज़ में। और ऐसी मूवीज़ की अर्निंग्स भी बहुत होती है। मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी अच्छी मूवी की अर्निंग होती है 250 से 300 करोड़, और इन जैसी मूवीज़ की करीब ऐसी ही अर्निंग होती है 300 से 350 करोड़। तो तुम देख सकते हो कि ये सब कुछ सिमिलर है, और तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा यार ये तो इतनी ख़राब मूवी थी और इस मूवी ने इतने कमा कैसे लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब कुछ कैसे होता है। अब भी तुम देखते होगी जब कोई बेकार मूवी रिलीज होती है तो तुम सोचते होंगे इस मूवी को कोई देखने तो जा नहीं रहा, और इन मूवी ने इतना सारे पैसे कैसे कमा लिए। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे यार मूवीज़ के फैंस भी होते हैं, हो सकता है कि इन मूवीज़ में कुछ ऐसे एक्टर हो जिनके बहुत बड़े फ़ैन हो, वो भी फैंस इस मूवी को देखने जा रहे हो। पर मैं तुम्हें बता दूँ इतना बड़ा फ़ैन भी कोई नहीं होता है जो पूरा मूवी का थिएटर हॉल बुक कर ले और खुद भी मूवी देखने ना आए। ऐसा काफ़ी बार देखा गया है, पूरी जो मूवी के थिएटर हॉल्स हैं वो बुक पड़े होते हैं, बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा होता है, लेकिन अंदर एक सिंगल ऑडियंस तक प्रेजेंट नहीं होती, और वो मूवी है वो बिना ऑडियंस के डिस्प्ले कराई जा रही होती है। एक्चुअली में जो मूवी मेकर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारी मूवी हिट नहीं होने वाली है और ये मूवी नहीं चलेगी, तो वो इन लोगों को कांटेक्ट करते हैं जिन लोगों को अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करवाना होता है। तो वो उनके पैसे को अपनी मूवीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जब इनकी मूवी रिलीज होती है तो वही लोग, हो सकता है कि वो इसी मूवी के प्रोड्यूसर हो या हो सकता है कि वो आउटसाइडर हो, वो लोग इसी मूवी के जो टिकट्स हैं, पूरे जो सिनेमा हॉल्स हैं, वो अपने ही पैसों से बुक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी स्टार्टिंग में, पूरी जो मूवी है वो बिना ऑडियंस के चल रही होती है, तो ऐसी वो जो पूरा मूवी हॉल होता है वो पूरे किसी अननोन पर्सन के नाम पे बुक्ड होता है,
और वो ऐसी मूवी बिना ऑडियंस के डिस्प्ले कराई जा रही होती है। उसके बाद जब इस मूवी की फेक बिल्स तैयार होते हैं तो उनमें उनका जो ब्लैक मनी होता है वो ओवरले कर जाता है और उनके किसी को भनक नहीं लगती कि इस मूवी में किसी के ब्लैक मनी लगा हुआ है और वो वाइट होने वाला है। उसके बाद जब इन मूवी की अर्निंग आती है तो उसमें से मूवी मेकर्स अपना थोड़ा सा हिस्सा रखकर बाकी का जो अमाउंट है इस अमाउंट को अपने मूवीज़ में लगाया तो उनको वापस कर देते हैं। कानों कान किसी को खबर नहीं होती कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा सीन हो चुका है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसका एक लाइव इंसिडेंट। तुम सबने एक मूवी देखी होगी 2001 में, चोरी चोरी छुपके छुपके। तुम्हें बता दूं इस मूवी के अंदर जितनी भी फाइनेंस था, जितनी भी फंडिंग थी, ये सारी फंडिंग हमारे अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम ने करी थी। और बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा तो उसमें पता लगा जो इस मूवी के जो फाइनेंसर्स थे भरत शाह, उनके लिंक्स अंडरवर्ल्ड से पाए गए और उसमें देखा गया कि इस मूवी के अंदर काफ़ी सारे फेक बिल्स लगा रखे थे जिससे कि किसी को ये ना पता लगे कि इस मूवी के अंदर किसका पैसा लगा हुआ है। और जब फाइनेंसर भरत शाह और इस मूवी के प्रोड्यूसर से पूछे गए क्वेश्चंस कि तुम सब ने अंडरवर्ल्ड का पैसा अपनी मूवी में इन्वेस्ट क्यों करा, तो इन सब ने बोला था कि हम अंडरवर्ल्ड वालों से डर गए थे, हमें समझ नहीं आया कि हम उन्हें क्या रिप्लाई दिए, इसलिए हमने डर के मारे उनका पैसा अपनी मूवीज़ में इन्वेस्ट कर लिया था। जब इन सबको कोर्ट में लेके गए तो वहाँ पे सब ने अपने बयान चेंज कर दिए सिवाय के प्रीति जिंटा अड़ी रही और उन्होंने बोला कि जो हुआ था वो ऐसे ही हुआ था और हम अंडरवर्ल्ड वालों से डर गए थे। तो भरत शाह को जेल हो गई और अदर प्रोड्यूसर्स को जेल हो गई, पर प्रीति जिंटा का यहाँ से करियर खत्म हो गया था। अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि अंडरवर्ल्ड वालों के पास कितनी पावर है। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होने से पहले जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग हैं वो कैसे अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं। और जो कॉन्स्पिरेसी अब यहाँ से बनती है वो ये है कि क्या अंडरवर्ल्ड हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। तो अब तुम देख सकते हो कि हमारे अंडरवर्ल्ड वालों के पास कितनी ज़्यादा पावर है। और अगर तुम कभी थिएटर्स में जाओ और तुम देखो कि वहाँ पे बिना ऑडियंस की कोई मूवी डिस्प्ले कराई जा रही है तो तुम समझ जाना वो मूवी बिना ऑडियंस के हिट होने वाली है। तो यार ये थी कुछ इंडियन कॉन्स्पिरेसीज की थ्योरी। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को लग रहा है ये सारी बातें मैंने अपने मन से बना के बोली है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगाओ मैंने अपनी इस वीडियो में मेहनत करी है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को करिए लाइक, कमेंट और शेयर। और ऐसे ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना जरूरी है। तो यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।